नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। कैसे हैं आप? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि जीके का टेस्ट लेने जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए इन क्वेश्चन के आंसर देने की। ठीक, शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? यह अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो इसका आंसर दीजिए, वरना इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है, इसके आंसर है तीसरा वाला सी। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखो, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर ने किया था। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। इसकी पहचान सबसे पहले न्यूटन ने की थी। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर क्या करना है, फोकस करना है। एग्जाम में जो भी आएगा इससे रिलेटेड ही आएंगे। ओके। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। अब देखो, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो उसका भी आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का 19 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है। हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। एक एक पॉइंट आपको याद करने हैं, अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करना है। अगला है, कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है धमनियों के अध्ययन में, छाती की बीमारियों के निदान में, मानव शरीर में रक्त का अध्ययन करने में, या सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका डी वाला। देखो, जो कोरोनोग्राफ है उसका प्रयोग कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। आपको बता दें, सूर्य के चारों ओर जो लेयर होती है उसको कोरोना बोलते हैं। ठीक है। हर्मिटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? सत्य तथा पवित्रता का, शक्ति एवं समृद्धि का, जागृति का, या सामाजिक न्याय का? तो इसमें आपको बता दें कि जो केसरिया रंग है वो सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है। किसका है? सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है। आगे देखेंगे इस और क्या क्या होता है, झंडे के बारे में क्या क्या बताया जाता है, हम पूरी डिटेल देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, स्वर तथा त्याग का, और सफेद सत्य एवं पवित्रता का, एवं दशहरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। यानी कि संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसका प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं, सभी जानते हैं। अब देखो, अगला इंपॉर्टेंट जो लाइन है
भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत है, जो सामान्य वर्ष में 21 मार्च और लीप वर्ष में 22 मार्च को प्रारंभ होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? इसका आंसर है फोर्ट्रैन। देखो, कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रैन है। कोबोल उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा के समान है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पास्कल भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। एक लाइन इंपोर्टेंट। 5 प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षर दिवस के रूप में मनाया जाता है। IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण, ये गलत लिखा, आप सुधार लेना, उपस्थिति है, के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ध्यान रखना, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका आंसर है बी, हेपारिन की वजह से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो आइए रक्त के बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं। हेपारिन के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अब देखो, रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तो वो है प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ठीक, मनुष्य के अंदर के भिन्नता का कारण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, किंतु इसके अपवाद भी हैं। ऊंट एवं लांबा। रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता को यूनिवर्सल दाता कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। लाल रक्त कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं के बीच का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है अपोलो, लूना, अपोलो सेकेंड या जॉन 5। इसका आंसर है आपका सी। देखो, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 2 है। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अपोलो 2 है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था। मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना 16 था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान ल्यूनिक 2 है। यह अपोलो 2 का योजना के अंतर्गत छोड़ा गया था। देखो, चंद्रमा पर जो पहले पहुंचा गया था वो ल्यूनिक था, लेकिन इसमें किसी भी आदमी को या अंतरिक्ष यात्री को नहीं बिठाया गया था।
जो बाद में गया था वो था अपोलो द्वितीय, इसमें यात्री गए थे। अगला है, देखो इसी में देखेंगे और भी बातें हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र महाराष्ट्र के आरबी में स्थापित किया गया है। कौन सा संचार उपग्रह केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र के आरबी में स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र सैक, ये कहाँ है? ये है अपने अहमदाबाद में। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा MCF हासन कहाँ? ये कर्नाटक में है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस का था, उसका नाम क्या था? यूरी गागरिन। आपको बता दें कि ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये यूरी गागरिन का है। किसका है ये? यूरी गागरिन का। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। एक एक लाइन इंपोर्टेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मेरीवेयरलैंड, क्वीन मेरी लैंड, कोट्सलैंड या एंटीरावी लैंड। आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे तो इसका जवाब आप जानते होंगे, हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है क्वीन मेरी लैंड। थोड़ी चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, दुनिया अपने अपने खोज संस्थान बनाती रहती है, तो भारत ने भी सोचा क्यों ना हम भी एक टीम भेजी जाए, वहाँ पर क्या है खोज की जाएगी। तो देखो अंटार्कटिका के महाद्वीप के बारे में जो एक वहाँ पर एक स्थान है क्वीन मैरी लैंड, वहाँ पर भारत का स्थायी केंद्र स्थित है। भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल डॉक्टर SZ कासिम, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, यह SZ कासिम है के नेतृत्व में 6 दिसंबर 1981 को, कब? 6 दिसंबर 1981 को मामगियो गोवा, कौन सा बंदरगाह था? मामगियो, जो गोवा का था। सेना बरियाई जहाज पोलर सर्किल से रवाना होकर 9 जनवरी 1982 को अंटार्कटिका पहुंचा। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री भारत का अंटार्कटिका में स्थित अनुसंधान केंद्र है। कौन कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है, अतः इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। लाइकेन तथा मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं। कौन कौन सी वनस्पति हैं? लाइकेन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं। एरब्रुस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एरब्रुस अंटार्कटिका महाद्वीप की कैसी है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन है रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, या आइरिस पटल पर, या कॉर्निया पर। इसका सही आंसर है रेटिना के आगे। देखो, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। क्या? निकट दृष्टि दोष में, यानी कि कोई वस्तु अगर निकट रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। ये है अपना रेटिना, ठीक है, इसके आगे बनता है, यानी कि वह दोष क्या कहलाता है? यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो वस्तु क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसके निवारण के लिए, शायद हम गलत बोल चुके हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, दूर की वस्तु है, यहाँ पर आपके लिखा भी है दूर की वस्तु, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। जबकि
दूरदृष्टि में क्या होता है, नजदीक की वस्तु जो होती है ना उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, नहीं कि यहाँ पर। ठीक है, तब भी हमें क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इसके निवारण के लिए हम किसका लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है, वृद्धावस्था में आंख की समंजन क्षमता घट जाने के कारण जरा दृष्टि दोष होता है। वृद्धावस्था में क्या होता है, आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। और जरा दृष्टि दोष को बायफोकल लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जाता है। ठीक, सिलियरी मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सिलियरी मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण कौन सा दोष होता है, अबिंदुकता दोष होता है। और अबिंदुकता दोष को गोलीय बेलनाकार लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो इसका तो लगभग सभी को पता होगा कि किसी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो है निर्वात में। ठीक, फिर भी देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ कितनी, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितना कोण बनता है, इसका आंसर है बी। देखो, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है, बिल्कुल आपको याद करके ना है ये। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। बृहस्पति पीले रंग का ग्रह है। नेपच्यून हल्का पीला रंग का ग्रह है। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। पूछा जाएगा सवाल कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो यूरेनस को कहते हैं। बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड है, जो किस ग्रह का है, बृहस्पति का उपग्रह है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है या याद करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। आपके पास ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो आप बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर है गोदावरी। देखो क्या है मामला, सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी नदी का है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है। एक एक लाइन है, आपको याद करके जाना है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, ये एलोरा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है। सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे बड़ा रेगिस्तान
सहारा है, दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, यह कहाँ है? ये कोलकाता में है। सबसे बड़ा रेलवे पुल सोन नदी पर बना हुआ है, ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्न में से किसे कहा जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, होयसलेश्वर का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। इसका सही आंसर है डी, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। देखो इसके बारे में, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ शैली है। ध्यान देना, दक्षिण भारत में, ये अपना भारत है। देखते हैं थोड़ा, देखो भारत के दक्षिण में जाओगे तो यहाँ कौन सी शैली मिलेगी आपको? द्रविड़ शैली मिलेगी। कौन सी शैली मिलेगी? द्रविड़ शैली मिलेगी। जबकि उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण की जो शैली है वो नागर शैली, उत्तर भारत यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, मिली जुली शैली बेसर शैली कहते हैं। मिली जुली को कैसी शैली कहते हैं? बेसर शैली कहते हैं। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आपके पास ऑप्शन है रूपक, कासनिक, दीनार, पण। इसका आंसर है रूपक। देखो हम आपको बता देते हैं, आप ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि इनकी पीडीएफ मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम क्या है, जैसे इसकी क्लास ख़त्म होती है उसकी पूरी पीडीएफ उस पर हम अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारी जो ब्रह्मास्त्र क्लास का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इसके बारे में देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते हैं। इंपोर्टेंट लाइन, गुप्त शासकों द्वारा जारी सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता है। देखो, गुप्त शासकों द्वारा अगर चांदी के सिक्के हैं उनको रूपक कहेंगे, सोने के सिक्के हैं तो उनको दीनार कहेंगे, और चांदी के सिक्के को शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, परंतु पूरे साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय में जारी हुआ था। छोटी सी बात है ये। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं, कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ये जानकारी आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशल्ल प्रणाली से करने का प्रयास किया? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशल्ल प्रणाली से करने का प्रयास किया। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन, स्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की थी। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था और गुरसाफ्स था। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है असीमित घाटे की अर्थव्यवस्था। असीमित घाटे की अर्थव्यवस्था। सर इसका गलत आंसर, हाँ ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है डी, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ये अपना राइट आंसर है। देखते हैं इसके बारे में। देखो, शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है। अब पूछा जाएगा कि शून्य आधारित बजट किसकी देन है, तो ये अमेरिका की देन है। शून्य काल भारत की देन है और किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। पूछा जा सकता है कि काकस किसे कहते हैं, तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक काकस कहते हैं। एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को पंगु सत्र कहते हैं। पंगु सत्र की व्यवस्था केवल अमेरिका में है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यह निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। देखो जानते हैं, इसको समझते हैं। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा महंगाई बढ़ जाती है। बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत सूचकांक द्वारा की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है, किंतु व्यापक रूप में थोक मूल्य सूचकांक ही प्रमुख सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004 और 2005 है। ओके, आगे देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? किस अर्थव्यवस्था ने अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? इसका आंसर है गुन्नार म्यर्डल ने। किसने? गुन्नार म्यर्डल ने। देखो, रोलिंग प्लान अनवरत योजना रंगनर मार्क्स की अवधारणा है। रंगनर मार्क्स की अवधारणा है। रोलिंग प्लान की अर्थव्यवस्था को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया है और एशियन ड्रामा गुन्नार म्यर्डल की रचना है, जिसमें एशियाई देशों में फैली गरीबी की समस्या का विवरण है। गुन्नार म्यर्डल ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित परियोजना कौन सी थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विकास के मॉडल पर आधारित है।
इंपॉर्टेंट लाइन है ये। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान कौन होता था ये आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर है पेशवा। पेशवा क्या होता था? सबसे बड़ा प्रधान होता था। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है एक कार्यप्रणाली का। देखो, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी बाजीराव ने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ध्यान रखना इस बात को कि बालाजी किसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? तो बालाजी बाजीराव 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के बीच हुआ था। मराठाओं का नेता सदाशिव राव भाऊ था। मराठाओं का नेता कौन था? सदाशिव राव भाऊ था। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नाना फडणवीस को किसकी उपाधि दी गई है? मैकियावेली की उपाधि दी गई है। माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। माधवराव को क्या कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड या मुद्रा बाजार या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है इन सब, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। देखो, 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1894 में। 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 24 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है और आगे आने की चांस है और ये लगभग आता ही रहता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? पनीर, पालक, मछली, मक्खन। तो इसका आंसर है पालक। कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाया जाता है? पालक में नहीं पाया जाता है। देखो, पालक में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मछली के लिवर के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। मछली और मांस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। गाजर मूली में विटामिन ए पाया जाता है। टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है? अच्छे से याद करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुरक्षा परिषद, न्यायिकता परिषद या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या महासभा। इसका आंसर है सुरक्षा परिषद में किसका वीटो का प्रयोग करती हैं। देखते हैं इसके बारे में। देखो, सुरक्षा परिषद 15 सदस्यीय संस्था है। इसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जी हाँ, 15 कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। और 10 कैसे होते हैं? देखो, 15 सदस्यीय संस्था है जिसमें 5 तो होते हैं स्थायी, ठीक है, और 10 कैसे होते हैं? अस्थायी। भारत भी क्या कर रहा है? स्थायी होने की मूड में है, जल्दी से उसको स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाए।
अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन है। ये पेपर पिछले साल रेल में पूछा गया था। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वो है सुरक्षा परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये आपको डेट आपको याद करना है। और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसके प्रथम महासचिव त्रिगुएली थे। कौन थे, त्रिगुएली थे। और कहाँ के थे अगर पूछ लिया जाए तो पुर्तगाल के थे। अगला है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी एकत्रित करना। देखो, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना है। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है। ये कंप्यूटर से संबंधित है और जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है वो आ चुकी है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, यूनिवैक है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी, तो इसका आंसर है अकबर ने। स्वर्ण मंदिर आपको पता है ये कहाँ है, अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो को आशीर्वाद दिए जाने के कारण फांसी पर लटका दिया था। देखो, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर किसने लटकाया था, तो राजकुमार जहांगीर ने लटकाया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों का प्रथम गुरु नानक कौन थे, प्रथम गुरु नानक थे। सिखों का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होती है वो केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा पहला सदन एवं राज्यसभा संसद का उच्च सदन तथा दूसरा सदन है। ठीक है, और भारत में संसदीय सरकार है। इसका अर्थ विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज इस क्लास का लास्ट आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि खेल को खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है। खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है, यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 8 है। इसका कितना है, 8। देखो, खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो का प्रमुख शब्दावली क्या क्या है, चेंज, चेजर, एक्टिव, कॉसलेन इत्यादि हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आपको पीडीएफ के लिए हमने बोला है, आपको पीडीएफ हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको ये वाली पूरी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।